तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टू क्लासेस। तो आज हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है आपका यूनिट 1 का, दैट इज आईएसएलएम मॉडल में। तो इसके पहले हम लोग ने आईएस वाला मॉडल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। क्या था उसमें? आईएस वाला मॉडल क्या था? आईएस कर्व वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लोकस या फिर लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम फॉर विच द गुड्स मार्केट वाज इन इक्विलिब्रियम। जहां पे मेरा कमोडिटी मार्केट किस में है? कमोडिटी मार्केट मेरा इक्विलिब्रियम पे। बट अब हम लोग करने वाले हैं आपका एलएम कर्व। एलएम कर्व क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉनिटरी कर्व। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉनिटरी कर्व, एलएम कर्व। ठीक है, तो एलएम कर्व भी आपका आईएस कर्व जैसा ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज एलएम कर्व टॉक्स अबाउट मनी मार्केट। किसके बारे में? मनी मार्केट में बात करते। तो इसका क्या मतलब है? सेम डेफिनेशन। एलएम कर्व इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ interest rate and income for which the money market is in equilibrium। मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होता है? याद कीजिए, मनी मार्केट में तभी इक्विलिब्रियम होता है जब मेरा मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट का जो मनी सप्लाई है विच इज इक्वल टू द मनी डिमांड, जब होगा मेरा क्या? मेरा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में। मेरा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में, दैट इज माई एलएम कर्व। अच्छा, ये हम लोग को समझ में आ गया। मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई जो है, क्या ये इंटरेस्ट रेट या फिर आपका जो इनकम है उसके साथ चेंज होता है? नहीं, चेंज नहीं होता। मनी सप्लाई चेंज होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट देता है। ठीक है, सो इट इज एक्सोजेनसली गिवन। कौन? आउट ऑफ द मॉडल हम लोग को ये मनी सप्लाई मिलता है। मनी सप्लाई आउट ऑफ द मॉडल मिलता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जो चीज मेरे मॉडल के अंदर डिटरमाइन नहीं होता है, जो फैक्टर या फिर जो चीज मेरा मॉडल के अंदर, व्हाट डू यू मीन मॉडल, ये जो मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया, इनकम हो गया, ये सब चीज, जो चीज मेरे मॉडल के अंदर डिटरमाइन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोजेनस। ठीक है, तो एलएम कर्व फिर से बता रहे हैं। एलएम कर्व क्या है? अ लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम फॉर विच माय मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो लिखते हैं एलएम कर्व। एलएम कर्व is defined as the locus of different combination of interest rate and income for which money market is in इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अच्छा, इसमें बहुत जन को हो सकता है कि भैया ये जो लोकस, इसका क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में हम लोग करते थे। देखो, एलएम कर्व का बेसिकली मतलब है, यहाँ पे आपका हो गया इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे हो गया आपका इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से इस इनकम रेट, इस पॉइंट पे मेरा जो क्या बोलते हैं, सॉरी, मेरा जो मनी मार्केट है वो किसमें है? वो इक्विलिब्रियम, मतलब मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इज इन इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में मेरा मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट में भी मेरा मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई आर इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा जो पॉइंट्स को मैं एक लाइन से सिंबलाइज करूंगा, एक लाइन से, इसको हम बोलते हैं लोकस। लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम फॉर विच माई मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसको बोलते हैं लोकस। तो एक लाइन जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आपका इंटरेस्ट रेट एंड इनकम को समझाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एलएम कर्व। ठीक है, चलो ये तो बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं ये जो मेरा एलएम इक्वेशन होगा। एलएम इक्वेशन क्या होगा? जो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसका तो एक इक्वेशन होना चाहिए। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? थोड़ा सोचो तो। मैंने क्या बोला? ये एक ऐसा कर्व है जहां पे मेरा मनी मार्केट और आपका, सॉरी, जहां पे मेरा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे। मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम पे होता है? जब आपका मनी डिमांड और मनी सप्लाई सेम होता है। उसके चलते मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन
क्या है नंबर 1, अच्छा सॉरी, m bar by p is equals to k, which is a function of y, plus l is a function of r. यहाँ पे m क्या है, m is my nominal money supply. m bar जो कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नॉमिनल मनी सप्लाई. p क्या है, p है आपका प्राइस लेवल. तो m by p क्या हो गया, m bar by p is my real money supply. एक बार फिर से समझा देता है नॉमिनल का क्या मतलब है. नॉमिनल का मतलब जैसे जैसे आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा वो भी चेंज होता रहेगा. जैसे जैसे आपका प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर आप 2014 में आपका प्रोडक्शन वाज 10 किलो का और वो 10 किलो का प्राइस था लेट्स से एट ₹10 प्राइस पे, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, आपका प्रोडक्शन हुआ आपका 100 का, ₹100 का टोटल प्रोडक्शन हुआ, राइट. बट वहीं पे 2015 में ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस 10 किलो ही आपका अब हो गया है ₹11, दैट इज ₹110. तो आप अगर इन दोनों नंबर से देखो, 100 था एक साल पहले, 110 हो गया एक साल बाद, तो आप क्या बोलोगे, भैया प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन क्या इंक्रीज हुआ है, नहीं प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुआ. क्या चेंज हुआ, आपका प्राइस चेंज हुआ. आपका क्या चेंज हुआ, प्राइस. तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल, क्योंकि मेरा प्राइस के साथ चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल. बट वहीं पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं 10 से और इसको डिवाइड करूं मैं 11 से, देन आई विल गेट माई रियल, देन आई विल गेट माई रियल. तो नॉमिनल क्या है, रियल का बेसिकली मतलब है एक कांस्टेंट या फिर एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर अगर मैंने करा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे. तो अगर मैंने इसको फिक्स्ड प्राइस के ऊपर करा, लेट्स से द फिक्स्ड प्राइस इज माई 10 लास्ट ईयर का 2014 का ₹10. तो अब अगर देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो उसके चलते आपको कहते हैं कि रियल जो सप्लाई है वो चेंज नहीं हुआ है, नॉमिनल में हम लोग का चेंज हुआ है. नॉमिनल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मेरा प्राइस चेंज हुआ, बट रियल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. तो इसलिए हम लोग रियल को देखते हैं. नॉमिनल मतलब जो मेरा प्राइस के साथ चेंज होता है, और रियल मतलब जो प्राइस का इफेक्ट नहीं लेता है, प्राइस पे इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लगे, बट जैसे जैसे आप करते चलोगे इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस. ठीक है, अच्छा के क्या है, के वाई का बेसिकली मतलब है मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड और मनी. याद है मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में इसके बारे में बोला था, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. और आपका एल वाई क्या है, एल आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. और एल आर का क्या मतलब है, एल आर इज माई स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी. ये सब फर्स्ट क्लास में समझा दिया गया था. ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, दिस इज माई मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे डिफरेंट इनकम और आर के चलते जो इक्वेशन बन रहा है, जो तो ये जो है ये इसका मतलब मेरा मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम मतलब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है. तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज माई एलएम कर्व का इक्वेशन. ये है मेरा एलएम कर्व का इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के चलते ये जब मेरा सेटिस्फाई होगा, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो उससे मुझे मेरा एलएम कर्व मिलेगा. तो एलएम कर्व का बेसिकली ये है आपका इक्वेशन. ठीक है, चलो अच्छा, बहुत बड़ा अजम्पशन यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो प्राइस लेवल है दैट इज पी, प्राइस लेवल and prices of goods and services, IS के लिए बोल रहा हूँ, are assumed to be exogenously given. बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है. ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि एलएम कर्व को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे. अच्छा, आपको अगर लगता है तो भैया ये सब का राइटअप कहाँ से मिलेगा, ये सब का राइटअप आप लोग को हम लोग का बुक में मिल जाएगा. हम लोग के बुक में आपको सब कुछ इन डेप्थ जो राइटअप्स है उसका जो कहाँ कहाँ का क्या क्या पढ़ना है, कैसे लर्न करना है,
वो सब कुछ आपको हम लोग के बुक में जो नेक्स्ट का जो बुक मिलने वाला है आपको माइक्रो का, उस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाउ टू डिराइव LM कर, ठीक है। चलो डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं। क्या है डेरिवेशन? यहाँ पे हो गया आपका R और यहाँ पे हो गया आपका Y, ठीक है। अच्छा, मनी सप्लाई जो है वो रियल है तो चेंज नहीं होता, इसलिए मैं उसको कांस्टेंट मानता हूँ। वॉट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी माई मनी सप्लाई विल रिमेन द सेम। तो ये हो गया आपका M बार बाई P, M बार बाई P, ठीक है। चलो अब ये है आपका मनी डिमांड, मनी डिमांड, ठीक है। मनी डिमांड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं KY प्लस LR, ठीक है। KY प्लस LR। भैया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? देखो याद करो, हम लोग ने क्या बोला था, KY क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, क्या मेरा ट्रांजैक्शन करने का जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या वो बढ़ेगा? यस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ट्रांजैक्शन करने का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। सो एज माई इनकम इज इंक्रीजिंग, एज माई इनकम इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है, ट्रांजैक्शन करने का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है, आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। LR हो गया, LR क्या? जैसे जैसे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जैसे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है, आपका जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है, वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि भैया जैसे जैसे आपका बैंक से अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आप क्या सोचोगे, भैया कैश मेरे हाथ में रखना विल बी वायबल, यस और नो? बैंक में नहीं रख के भी मैं अपने हाथ में कैश रखूंगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं छोड़ रहा हूं, द फॉरगॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं बैंक में रखता मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है, आपका स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी भी बढ़ता है। इसी के चलते आपका जो मनी डिमांड है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड या फिर इनवर्सली स्लोप, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मेरा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे है? इस पॉइंट पे, मतलब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज योर R0 एंड Y0 पे, अच्छा यहाँ पे हो गया आपका मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। तो R0 पे यू आर डिमांडिंग दिस मच ऑफ मनी, ठीक है। चलो अब इसी को अगर मैं यहां पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R एंड Y, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, ठीक है। तो चलो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका ये वाला इनकम होगा Y0, R0 Y0, ये वाला एक डॉट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत सारा आपको कंफ्यूजन है, तो भैया यहाँ पे तो R0 है, आपने Y0 कहाँ से निकाल के लाया, ये कहाँ से आ गया? तो ये हम लोग चलो फर्स्ट समझने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं इस मॉडल में कि इस R0 पे ये जो लेट्स से दिस इज इस R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में इकोनॉमी में Y0 आपका इनकम बन रहा है, Y0 इनकम बन रहा है। ये मेरा असम्पशन है कि इस R0 पे मैं देख रहा हूँ अगर मेरा इंटरेस्ट 5% है तो देश में $5 ट्रिलियन का इनकम है, ये मैंने देख चुका हूँ, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो ये एक पॉइंट हो गया। नाउ लेट अस सपोज मेरा जो मनी डिमांड है वो बढ़ जाता है। मनी डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, तो वो शिफ्ट अपवर्ड होता है। कोई भी रीजन के चलते मनी डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया आपका K1 Y प्लस L1। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया R0, सॉरी R1। अब इस R1 पे आपका जो इनकम है वो है Y1। अब भैया ये Y1 कहाँ से आया, क्यों बढ़ा? देखो
अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्यों मेरा इनकम बढ़ता है? ये तो एक क्वेश्चन है ना कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग तो काम करना नहीं चाहेंगे, है ना। लोग क्या सोचेंगे कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो मैं अपना पैसा किस में रखूँ, बैंक में रखूँ, इन्वेस्टमेंट कम होगा, लोन कम होगा। तो भैया ये क्यों हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपका इनकम भी बढ़ रही है? तो एक वाइबल क्वेश्चन है या ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये जो इनकम है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। कैसे, समझो मेरा बात कि मैंने क्या बोला, मनी डिमांड बढ़ा, मनी डिमांड बढ़ गया। अब मनी डिमांड कैसे बढ़ता है, समझने का बात है। मनी डिमांड मेरा बढ़ेगा अगर मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ा, ठीक है। और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कैसे बढ़ेगा, जब मेरा इनकम बढ़ेगा, यस और नो। अगर मेरा इनकम बढ़ा उसी के बाद तो मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, यही तो है। ये देखो कहाँ गया ये वाला, अगर ये वाला चीज बढ़ा तो मेरा मनी डिमांड बढ़ेगा, और मनी डिमांड अगर बढ़ा तो इसको भी तो इसको इक्वल करने के लिए, देखो समझो मेरा बात, आराम से समझना, एम बार बाई पी प्लस इक्वल्स टू के वाई प्लस एल आर, ठीक है। ये है, तो अगर ये वाला चीज मेरा बढ़ा, अगर ये वाला चीज बढ़ा, ये तो मेरा कांस्टेंट है और मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। ये अगर कांस्टेंट और ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, यस और नो। ऑटोमेटिकली मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी ना जाके ये दोनों इक्वल होगा, है ना। अगर लेट्स से ये मेरा 5 है, 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, ये नंबर है। नाउ इफ आई राइट दिस 2 एज 3, तो मुझे इस 3 को तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा ना, ताकि इक्वल टू 5 हो, और ये 5 तो कांस्टेंट है। समझ में आया? तो इसीलिए अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ये बढ़ा तो मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, कौन सा, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को। और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कब डिक्रीज होगा, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेटेड है, यस और नो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्या आप मनी डिमांड करोगे कि क्या आप उसको बैंक में रखोगे, कौन सा, आप बैंक में रखोगे, तो पैसा आप डिमांड कम करोगे, तो उसी के चलते ये वाला चीज डिक्रीज होगा, ये वाला इंक्रीज होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा। इसीलिए आप देखो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि आपका इनकम भी बढ़ रहा है। तो अब अगर मैं इस एक लाइन से इसको ज्वाइन कर दूं पॉइंट ए और बी को, मुझे मिलता है मेरा कौन सा कर्व, एलएम कर्व। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा कि क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इनकम बढ़ता है इन केस ऑफ माय एलएम कर्व, कि ये दोनों सेम अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है रेदर देन गोइंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये वाला चीज मेरा कांस्टेंट है, एम बाई पी मेरा कांस्टेंट है, और ये अगर इंक्रीज, इन दोनों में से अगर कोई भी एक इंक्रीज करता है तो दूसरा को डिक्रीज करना पड़ेगा, सच दैट ये पूरा चीज मेरा इक्वल हो, ठीक है। चलिए, दिस इज हाउ वी गेट माई एलएम कर्व। चलो इसका एक मेन और बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वाड्रेंट डायग्राम बना। ये तो एक तो इजी वाला था, बट अब मेन इसका 4 क्वाड्रेंट वाला डायग्राम, जो कि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी एलआर, ये हो गया मेरा एम एस, ठीक है। ये हो गया आपका के वाई, ये हो गया आपका वाई, ठीक है। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मेरा जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेटेड। चलो ऐसा है इनवर्स रिलेटेड रिलेशनशिप बना, जैसे जैसे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये 45 डिग्री लाइन है, एक 45 डिग्री लाइन है which shows that OA and OB, मतलब ये इतना और इतना, ये O and OB are equal, A is equal to OB such that ये जो मेरा AB लाइन है it shows मनी सप्लाई, क्यों, देखो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है,
ठीक है, कैसे मैं समझाऊंगा। अच्छा, के वाई और वाई कैसे रिलेशनशिप है, अपवर्ड रिलेशनशिप। जैसे जैसे मेरा वाई बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, तो इसलिए ऐसे अपवर्ड रिलेशनशिप है। हो गया आपका के वाई, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आर और वाई। आर और वाई मनी मार्केट में कौन सा इक्वेशन दिखाता है, एलएम इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले करते हैं, समझ रहिएगा। ये वाला लाइन, ये जो है, ये वाला जो लाइन है, ए बी वाला लाइन, ये मुझे समझाता है कि मेरा मनी सप्लाई क्या है, और मनी सप्लाई कांस्टेंट है। मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, समझते हैं चलो फटाफट। लेट्स से आर है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर नॉट इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके चलते आपका मनी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है, दैट इज योर L1। अब स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी अगर मेरा L1 है, तो उसके चलते मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कितना होना चाहिए भैया, Y1। ठीक है, समझिएगा समझिएगा मैंने क्या किया, M/P इज इक्वल्स टू KY प्लस LR। अगर मुझे ये वाला चीज पता है और अगर मुझे ये वाला चीज पता है, तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, हाँ मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने वही किया कि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उससे मुझे स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी भी निकला, उसके चलते मुझे मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी मिल गया। अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को जब मैं इक्वेट करता हूँ या फिर एक पॉइंट से डिनोट करता हूँ, ये एक पॉइंट हो गया, दैट इज पॉइंट ए। नाउ लेट अस सपोज कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, लेट्स से इंक्रीज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके चलते क्या होगा, आपका स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी डिक्रीज करेगा। तो मैंने ऊपर यहाँ पे क्या बोला, अगर ये वाला चीज डिक्रीज करता है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा सच दैट इट इज कांस्टेंट। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब देखो आपका जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाएगा, दिस इज L2। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहाँ गया, देखो पहले था, लेट्स से दिस इज K0, नाउ दिस इज K1। ठीक है, K1। अब इस K1 ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी में मेरा इनकम कितना है, Y1। अब देखो जब मैं इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट आ गया B। जब मैं इसको एक लाइन से डिनोट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मेरा LM कर्व। तो दिस इज योर बेसिक सा LM कर्व का इक्वेशन या फिर ड्राइंग। यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, लेट्स से दिस इज माय क्वाड्रेंट 3, द क्वाड्रेंट 3 सिंबलाइजेस माय मनी सप्लाई। क्वाड्रेंट 3 सिंबलाइज मनी सप्लाई, क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री लाइन है जो कि टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसी के चलते हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई अज्यूम करके चल। ठीक है, चलिए अब आता है इसका नेक्स्ट, स्लोप क्या है एलएम कर्व का, स्लोप ऑफ एलएम कर्व। भैया वो कैसे निकालते हैं, फटाफट देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बोला था, टेकिंग द डेरिवेटिव, टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन गिव्स मी माय स्लोप। तो एलएम कर्व का इक्वेशन क्या है, M/P इज इक्वल्स टू KY प्लस LR। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हम लोग को क्या पता है, स्लोप क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है। बाई टोटल डेरिवेटिव वी गेट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, M/P बार कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, स्टेप जब नहीं करते, M/P इक्वल्स टू डेल K बाई डेल Y dy प्लस डेल L बाई डेल R dr। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो, ये 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू, अच्छा 0 इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूँ K प्राइम y dy प्लस L प्राइम R dr। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस L प्राइम y dy प्लस सॉरी इक्वल्स टू L R dr। तो आपका जो dr बाई dy आया वो क्या आया, माइनस KL
ए वाई बाई एल आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी समझने वाला बात है कि भैया ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है भैया, ये तो नेगेटिव ही होना चाहिए, ये सुन। ठीक है, चलो समझते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्लोपिंग होना चाहिए, बट क्यों नहीं है, देखो समझते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्लास याद है, अगर मैंने वहां पे लिखा होगा आई गेस, इन्वेस्टमेंट गुड्स मार्केट, अच्छा ठीक, बता देते हैं फिर से कि हम लोग डिमांड करते हैं मनी बेसिकली फॉर 3 रीजंस। वन इज ट्रांजैक्शंस के लिए, वन इज मेरा प्रिकॉशन के लिए, एंड वन इज मेरा आपका किस लिए, आपका होता है वो स्पेक्युलेटिव के लिए। ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, क्या मेरा ट्रांजैक्शन होने का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, लेट्स से आई एम अर्निंग 500 से 600 700, माई प्रिकॉशन कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अब पैसा थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा सेव करना चाहिए फॉर माई डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फॉर माई मेडिसिन, ये सुनो। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आई विल फील कि मुझे मेरा डॉक्टर का जो पैसा है, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बचाता रहूँ, तो आपका ये भी बढ़ेगा। बट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अगेंस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? कि जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कम करोगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और वहीं पे अगर मैं पैसा अपने पास रखूं तो मुझे वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो विल आई बी डिमांडिंग मनी या फिर डिमांडिंग कैश इन हैंड, और shall I keep it in the bank? Which one? I shall keep it in the bank. तो जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप कैश डिमांड नहीं करोगे, आप उसको बैंक में रखोगे। तो ये वाला स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, और ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये वाला चीज क्या है, पॉजिटिव, ये वाला क्या है, ये पॉजिटिव है, राइट, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट ये वाला क्या है, एल आर, मैंने एल आर क्या बोला था, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव ही तो होता है। तो इसीलिए इसीलिए मेरा जो एल एम कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो अगर आपको लगा कि भैया ये जो नेगेटिव है सामने, तो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है और न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, तो बेसिकली वो चीज क्या हो जाता है, वो तो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मेरा जो एल एम कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कम्स माय टू एक्सट्रीम केसेस। कौन कौन सा टू एक्सट्रीम केसेस होता है, नंबर 1 इनसेंसिटिव, फिर सेंसिटिव। इफ एल डैश आर, मतलब आपका स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा सा भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो वहां से क्या, मेरा डिमांड बहुत ज्यादा से चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज infinitely elastic with respect to interest rate। तो अगर ये वाला चीज होता है तब मेरा एलएम कर्व कैसा दिखेगा, एलएम कर्व का स्लोप कैसा है, डी आर बाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू के डैश वाई बाई एल डैश आर, और ये नेगेटिव है। ठीक है, चलो ये जैसा है वैसा ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई, और ये क्या इन्फिनिटी है, तो ये चीज क्या होगा, जीरो, जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जीरो। तो उसी के चलते आपका जो एलएम कर्व होगा, एलएम कर्व होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, वर्टिकल, एलएम कर्व विल बी माय वर्टिकल। अच्छा,
यहाँ पे एक और चीज दिखाते हैं मनी डिमांड और मनी सप्लाई का, सच दैट आपको ये समझ में आ जाए। याद करिए, ये आर है, ये है तुम्हारा मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, और कुछ ऐसा होता है ऐसे, ठीक। ये मेरा आर मिनिमम, आर मिनिमम, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। आई होप आपको याद होगा लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बियॉन्ड विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट डिक्रीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट डिक्रीज। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना नीचे करता है सच दैट कि इनकम बढ़े। रेट ऑफ इंटरेस्ट कमेगा तो इनकम बढ़ेगा, ठीक है, कि लोग और इन्वेस्ट करें। बट लोगों के दिल में इतना डर है, इतना डर है कि वो लोग सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिरेगा, और गिरेगा, ठीक है। ये लोग सोच के चलते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे भी कम हो सकता है, तब मैं जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये वो लोग मान के चलते हैं। बट गवर्नमेंट के हिसाब से ये उसका मिनिमम है। तो ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी इनकम इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, या फिर उन लोगों को डर लगता है कि बाद में जाके कुछ अनहोनी हो सकता है, जिसके चलते मेरे पास कैश रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और जैसे ही वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करता मेरा इनकम नहीं बढ़ता। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जहां पे लोग at this rate of interest do not invest in any productive resources and all they hold is cash, मतलब लिक्विड में अपना पैसा को रखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2, इफ एल डैश आर इज insensitive rate of, मतलब एल डैश आर आपका 0 है, तो ये क्या होगा, डी आर बाई डी वाई, जो कि आपका के डैश वाई है माइनस एल डैश आर है, के डैश वाई बाई 0 विच इज इंफिनिटी, विच इज क्या, विच इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे मेरा जो एल एम कर्व होगा वो ऐसा होगा कि वॉट एवर मे बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, whatever may be the rate of interest, the LM curve remains constant, या फिर the income remains constant। तो इसको याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं जब मेरा LM कर्व वर्टिकल है, जब मेरा LM कर्व वर्टिकल है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल, क्लासिकल LM कर्व। और जब मेरा LM कर्व हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग बोलते हैं केन्जियन। क्यों बोलते हैं ऐसा चीज, क्योंकि केन्स मानता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना भी कम कर लो, क्योंकि डिप्रेशन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम था, फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को डर लगता था कि खाने को पैसा नहीं मिलेगा, अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे पास खाने को पैसा नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेशन था, लोग डरते थे कि इन्वेस्टमेंट करने से। उसी के चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम था, फिर भी लोग डर रहे थे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसी के चलते आपका जो LM कर्व था कुछ ऐसा दिखता था। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकलिस्ट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ इफेक्ट नहीं करता इनकम के ऊपर। क्लासिकलिस्ट ये मान के चलते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं होता था आपका इनकम के ऊपर, ठीक है। वो लोग बेसिकली ये मान के चलते कि मेरा जो मनी डिमांड है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चलता है। तो वो लोग मानते थे कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर लोग सोचते ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी क्यों ना हो जाए, मनी डिमांड जैसा था वैसा ही रहेगा। वो लोग ये मान के चलते थे कि मनी डिमांड वाज बेसिकली अ फैक्टर ऑफ इनकम, कि इनकम बढ़ेगा तब मनी डिमांड बढ़ेगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा घटा उसके चलते मेरा मनी डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हो गया आपका आर वाई, ये आपका LM कर्व। तो ये LM कर्व है मेरा जो हॉरिजॉन्टल है कीन्स का,
ये जो है वर्टिकल दैट इज में क्लासिकल का, और ये हो गया आपका हिग्स हेशियन का। फिक्सेशन बोला था बेसिकली कि वो मेरा अपवर्ड स्लोपिंग है, कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है आपका इनकम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसिकली हिक्सेशन है पूरा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस, ये वाला जो पार्ट है नॉर्मल इन द सेंस इट इज सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सेंसिटिव? मेरा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट्स ऑन एंड ऑफ द एलएम कर्व। पॉइंट्स ऑफ द एलएम कर्व, याद है हम लोग ये किए थे आईएस कर्व के लिए भी, क्या किए थे? याद करो याद करो, दिखा देते हैं फटाफट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये जो क्या था, अगर इस पॉइंट पे है, अगर इस पॉइंट ए पे, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द आईएस कर्व, तो क्या मतलब है? एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है। कहाँ गया ये वाला? इनकम ज्यादा मतलब सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या था? एक्सेस डिमांड था। वैसे और ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। वैसे ही एलएम कर्व के लिए भी करते हैं। y is your LM कर्व। अच्छा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट r पे, r रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका इनकम है y नॉट, जिसके चलते आपका जो मनी डिमांड है एंड मनी सप्लाई इज इक्वल, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इज इक्वल। तो चलो देखते हैं। अब अगर लेट अस सपोज कि इस पॉइंट पे हूं मैं, ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माय एलएम कर्व, तब यहाँ पे क्या हो? देखो, एलएम कर्व इक्विलिब्रियम क्या है? एम बाई पी इक्वल्स टू के वाई प्लस एल आर। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने इनकम को बढ़ा दिया y1 पे, मैंने इनकम को बढ़ा दिया y1 पे, बट मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा था वैसा ही रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा था वैसा ही। तो आपको क्या लगता है इस इक्वेशन से कौन सा चीज बढ़ना चाहिए? आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये वाला चीज बढ़ेगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, लिख देता, आपको याद रखना चाहिए कांस्टेंट है ये। अच्छा, तो ये इंक्रीज किया। अच्छा, क्या एल आर डिक्रीज कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आर को तो कांस्टेंट ही रखा है। तो आप अगर देखो कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ने से टोटल डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। टोटल डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। क्यों टोटल डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस? क्योंकि एट आर और वाई नॉट पे ये दोनों इक्वल था। एट आर एंड वाई नॉट ये पूरा चीज इक्वल था, बट जैसे ही मैंने y से y1 पे लेके गया, ये चीज बढ़ गया, ये चीज बढ़ गया, जिसके चलते डिमांड फॉर मनी भी बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग पॉइंट ई को क्या बोलेंगे? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो मतलब एक्सेस डिमांड फॉर मनी, एक्सेस डिमांड फॉर मनी। वैसे ही इसी पॉइंट पे चलते हैं। लेट्स से दिस इज y2, यहाँ पे क्या होगा? m बाई पी बार इक्वल्स टू के वाई प्लस एल आर। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? के वाई डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि मेरा इनकम डिक्रीज किया। इनकम अगर डिक्रीज किया, मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी डिक्रीज कर रहा है, जिसके चलते टोटल डिमांड फॉर मनी डिक्रीज किया देन द सप्लाई। पहले जब मैं y था, पहले जब आपका y था तब ये दोनों इक्वल था, बट जैसे ही ये डिक्रीज किया है तो ये वाला चीज कम हो जाएगा इससे। उसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब है पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ माय एलएम कर्व इंप्लाइज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। तो अच्छा, इसको p लिख देते हैं फटाफट। तो इससे हम लोग एक चीज क्या समझ में आया, याद कर लो फटाफट, कि on the left hand side of my IS curve
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आईएस कर्व शोज मी माय एक्सेस डिमांड फॉर कमोडिटी मार्केट, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माय एलएम कर्व शोज मी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ माय आईएस कर्व शोज मी एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड मार्केट, और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माय एलएम कर्व शोज मी एक्सेस डिमांड फॉर माय मनी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि भैया ये आईएसएलएम मॉडल हम लोग बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या, आईएसएलएम मॉडल से हम लोग को होता क्या है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट जो अपना जो गवर्नमेंट है बहुत सारा पॉलिसीज निकालता है, ये सुनो देयर आर मेनी पॉलिसीज की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी याद आया, फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज होता है कि कंस्ट्रक्शंस का पॉलिसीज है, नया नया, जैसे वाराणसी से कोलकाता का अभी एक नया कॉरिडोर बन रहा है, बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है, फिर गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद आपका हो गया कि मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, ये सुनो देयर आर मेनी पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट टेक्स फर्स्ट। नेक्स्ट, समटाइम्स यू हैव आल्सो हर्ड कि जो आरबीआई है उसने बॉन्ड मार्केट में पैसा डाल दिया, या फिर कोई भी चीज करता है आरबीआई, या फिर आपका बॉन्ड मार्केट से वो बॉन्ड्स खरीद रहा है, दैट इज पैसा डाल रहा है, या फिर आपका बॉन्ड्स वो बेच रहा है, तो ये बहुत सारा चीज करता है आरबीआई। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज करता है, ऐसा बहुत चीज करता है। तो जो गवर्नमेंट अपना काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकालता है उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले थे फिस्कल पॉलिसीज। एंड जो आरबीआई करता है दिस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसके बाद आ गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, all these things that the RBI takes, that is my monetary policy, that is my monetary policy। ये फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो हम लोग के देश में कैसे होता है, इज इट अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आपका आईएसएलएम मॉडल, ठीक है। कि गवर्नमेंट का ये जो मेरा बजट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इसके चलते देश में या फिर मेरी जो इकोनॉमी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं हम लोग, आईएसएलएम मॉडल, ठीक है। वो है तुम्हारा आईएसएलएम मॉडल। तो देखो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े थे कि जो मेरा आईएस कर्व है दैट शोज मेरा गुड्स मार्केट, लिख लेते हैं, आईएस कर्व शोज मेरा गुड्स मार्केट, और जो मेरा एलएम कर्व है दैट शोज मेरा मनी मार्केट। अब ये थोड़ा सा समझने का बात है कि भैया अगर फिस्कल पॉलिसी आता है, अगर गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, तो इन दोनों में से किसमें इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों में से किसमें इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ, देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हूं मैं, ये देखो यहाँ पे समझो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो मेरा इक्वेशन है इसमें देखो तो जी जो है ये मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिखाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वाला चीज था, सॉरी इसको अच्छे से लिखते हैं, फटाफट रुक जाओ, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखे थे, इसको लिखे थे ऑटोनोमस प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस प्लान्ड एक्सपेंडिचर। So that was what I had written about that. That was my AP. That was my AP. जो अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। That was my AP. तो ये ऐसा था। तो AP के अंदर मेरा ये G है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, हाँ G है भैया। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर ये मेरा AP इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब मेरा इनकम क्या होता है, इनकम मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होता है गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। आया ना, ये मैंने बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो मेरा एपी बढ़ेगा, और अगर मेरा एपी बढ़ा तो मेरा इनकम भी बढ़ेगा, ये तो मैंने बोला था, आया ना। तो उसी के चलते समझ के चलो कि अगर आपने अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया, अगर आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया
तो तब क्या होगा, मेरा एपी बढ़ेगा। ठीक है, एपी अगर बढ़ा, अच्छा एपी बढ़ेगा तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे कि गवर्नमेंट एक्सपेंड होने से क्या होगा, बेसिकली आपका आईएस कर्व क्या होगा, मेरा आईएस कर्व शिफ्ट होगा, आईएस कर्व शिफ्ट होगा। तो उसी को अभी हम लोग चलो समझते हैं ग्राफ से, कैसे मेरा आईएस कर्व शिफ्ट होता है। देखो समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट मुझे दिखाएगा मेरा आईएस कर्व। ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट प्लस आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हो गया मेरा सेविंग्स प्लस टैक्स। भैया कवर इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सेविंग्स प्लस टैक्स क्यों लिखे, देखो आईएस इक्वेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट पैसा को इंजेक्ट कर रहा है किसमें, इकोनॉमी में। और टैक्स क्या है, टैक्स इज लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी। क्या मतलब कि मैं जब गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं तो उस पैसा तो मैं खर्चा नहीं कर सकता, अगर मैं वो पैसा खर्चा नहीं कर पाता तो वो लीकेज है। तो इसीलिए सेविंग्स प्लस टैक्स, मतलब ये मेरा लीकेज हो गया, प्लस जी ये मेरा क्या हो गया, इंजेक्शन। और आईएस कर्व में मैंने क्या बोला था कि इंजेक्शन शुड बी इक्वल टू माय सेव लीकेज, ताकि मेरा जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एस प्लस टी और यहाँ पे आई प्लस जी लिखा है। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट, इजी है। नाउ देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हाँ भैया ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कर्व, इसको लिखो आई प्लस जी नॉट। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने एक और डायग्राम किया था 45 डिग्री लाइन, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और 45 डिग्री लाइन क्या करता है, 45 डिग्री लाइन बेसिकली दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, चलो अच्छा, और आपका जो सेविंग्स का डायग्राम क्या था, सेविंग्स का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, क्यों, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा सेविंग्स भी बढ़ेगा। दिस इज माय एस प्लस टी, जो कि आपका 45 डिग्री लाइन। नाउ लेट अस सपोज कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका आर, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेट्स से क्या लिखे, लेट्स से ए नहीं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, चलो ये पॉइंट, तो उसी के चलते आपका सेविंग्स और टैक्स कितना होगा। ठीक है, लिख देते हैं, जब मेरा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब ए जो है, ये पॉइंट ए गिव्स मी माय इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों को मिला के ए इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। जब ए इज माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके चलते बी इज माय सेविंग्स और टैक्स। जब ए और बी है तब मेरा इनकम क्या है, इनकम इज लेट्स से वाई नॉट, तो उसका बेसिकली मतलब है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज कैपिटल ए। तो कैपिटल ए शोज मी मेरा आईएस कर्व का पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, समझो। अब वहीं पे अगर मैं देखता हूं कि एक चीज करते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट ए है, इसका मतलब एट दिस आर एंड वाई नॉट मेरा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे, कैसे, क्योंकि मेरा जो ए और बी है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस सपोज गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन द सेम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज, जिसके चलते ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और उसको नाम देता आई प्लस जी वन। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा था वैसा ही है, अब अगर देखो आपका जो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो ए से A1 हो गया, बढ़ गया, जिसके चलते आपका सेविंग्स और टैक्स, मतलब अगर इंजेक्शन बढ़ा
तो आपको लीकेज भी करना ज्यादा करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम पे हो। मैंने अगर आपने बाल्टी में पानी डाला तो आपको पानी भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो आपको इक्वल रहेगा ना पानी का स्तर, ठीक है, जो कि आपका P1। तो आप अगर देखो कि अगर A1 इज माई इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड B1 इज माई सेविंग्स प्लस टैक्स, उसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा था वैसा ही है, बट मेरा जो IS कर्व है क्या हो गया, बेसिकली शिफ्ट हो गया। पहले ये था, अब ये हो गया, ठीक है, IS0 IS1 Y1। तो इस ग्राफ से, इस डायग्राम से, फिर इस मॉडल से मुझे क्या समझ में आया कि गिवन माय फिस्कल पॉलिसी, अगर मैं फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करूं तो क्या होगा, तो उसके चलते इनकम बढ़ेगा इकोनॉमी में, गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट। तो अगर फिस्कल पॉलिसी मैंने इंप्लीमेंट किया तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगा, ठीक है। चलो, तो ये एक फिस्कल पॉलिसी जहां पे मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया। बट व्हाट इफ मैं अपना रेट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का जो रेट है उसको इंक्रीज करूं, टैक्स रेट को मैं अगर इंक्रीज करूं तब क्या होगा, ठीक है, वो देखते हैं। ये वाला लिख लीजिए, गवर्नमेंट एंड टीचर। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो IS कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, IS कर्व विल शिफ्ट टू योर राइट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डिक्रीज किया तो IS कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है। अगर टैक्स रेट हुआ तब क्या होगा, सेम डायग्राम होगा, बट एक चीज चेंज होगा। कहां पे चेंज होगा, आपका ये वाला अब S+T में चेंज होगा, ठीक है। देखते हैं क्या चेंज होगा। R/I+G S+T डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री लाइन, और ये हो गया मेरा सेविंग्स। अच्छा, सेविंग्स पहले ऐसा S+T नॉट, S+T नॉट। अब देखो मैं क्या कर, मैं अब इसको रेड से डिनोट करता हूँ। व्हाट इज दिस, दिस इज S+T1। अब बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है कि भैया आपने इसको शिफ्ट काहे नहीं कराया, कि अगर ऐसा था तो उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो T इंक्रीज किया। आई हैव नॉट इंक्रीज T इन लम सम, आई हैव इंक्रीज द रेट, मैंने रेट को इंक्रीज किया, ठीक है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ टैक्स को इंक्रीज किया है, जिसके चलते ये अब रोटेट हुआ है, जिसके चलते ये अब रोटेट हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मैंने रोटेट किया, टैक्स को रोटेट कराया, ठीक। लेट्स से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R पहले था, उसके चलते आपका इनकम कितना होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला, फर्स्ट तो रेड में नहीं करेंगे, ब्लू में करेंगे। R था तब Y0 था, R था तब Y0 था, बट अब देखते हैं, और एक गलती हो गया था, जब रेट ऑफ टैक्स आपका बढ़ेगा तो वो स्टीपर बन जाएगा, स्टीपर बन जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, स्टीपर बन जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने, रेट ऑफ टैक्स मैंने जब इंक्रीज कराया तो आपका जो S+T कर्व था वो अब स्टीपर बन जाएगा, नॉट फ्लैट, माय मिस्टेक। जब R था रेट ऑफ इंटरेस्ट तब पहले क्या था, इनकम, दिस शुड हैव बीन योर इनकम, Y0, तो ये है पॉइंट A। बट जैसे ही मैंने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने टैक्स का रेट बढ़ाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा था वैसा ही रख दिया, तो अब इस रेड पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, ब्लू डॉट, ये वाला पॉइंट पे क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा अब S+T कर्व, जिसके चलते आप अगर देखो मेरा इनकम क्या हो गया, डिक्रीज किया। क्यों डिक्रीज किया समझो, अगर टैक्स बढ़ा तो आप कम पैसा खर्चा करोगे, मतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास,
और कम पैसा आपके पास वो खर्चा करने के लिए। सिंस यू हैव कम पैसा आपके पास खर्चा करने के लिए, तो आपका आप खर्चा भी कम करोगे, जिसके चलते किसी का इनकम भी कम होगा, तो वो स्पाइरल चलते जाएगा, जिसके चलते ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम भी डिक्रीज करेगा। तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि अगर मैं टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट बढ़ाता है तो आईएस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब आपका इनकम इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस। तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम आपका डिक्रीज करेगा, आईएस कर्व आपका शिफ्ट करेगा कहां, आईएस कर्व विल शिफ्ट टू योर लेफ्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट नाउ वील गो टू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई, आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली किसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई में चेंज होगा, मनी सप्लाई पे हम लोग यहाँ पे मनी सप्लाई को चेंज करेंगे। अगर मेरा मनी सप्लाई चेंज होता है तो आपको क्या लगता है कौन सा मार्केट पे इफेक्ट करेगा, आपका गुड्स मार्केट पे कि मनी मार्केट, मनी मार्केट। और मनी मार्केट किसके साथ लिंक्ड है, मेरा एलएम कर्व के साथ लिंक्ड है, किसके साथ लिंक्ड है, एलएम कर्व के साथ। ठीक है, चलिए ये भी इजी है। पहले तो वो 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं फटाफट। ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये मैंने क्या बोला था, ये वाला लाइन को मनी सप्लाई बोला था ना, मैंने मनी सप्लाई बोला था। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं ए, तो लिखते हैं बी। अच्छा, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्स रिलेटेड, और आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड। ठीक है, तो अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आर है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरा स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है, L1, जिसके चलते आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कितना है, A1, जिसके चलते मेरा इनकम कितना है, लेट्स से Y1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ माय LM कर्व, तो ये मेरा LM कर्व आ गया, LM1। नाउ लेट अस सपोज कि आपका मनी सप्लाई इंक्रीज किया, गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करा दिया है। मनी सप्लाई इज इंक्रीज, A1 B1 रेट्स। तो अब देखो क्या हो, जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है, मतलब देश में पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चलता है। बट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेगा। ट्रांजैक्शन मनी K1 से अब K2 पे चला गया, इसके चलते मेरा इनकम बढ़ गया। कि अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन हो रहा है, कब होता है, जब आपका इनकम बढ़ा है। तो देखो इनकम Y1 से Y2 पे चला गया, जिसके चलते एट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका LM कर्व हैज शिफ्ट टुवर्ड्स द कौन सा, टुवर्ड्स द राइट। तो मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ा दिया, LM कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और मनी सप्लाई जैसे ही मैं डिक्रीज करा दूं, LM कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो दीज वेयर द बेसिक, कि हम लोग को असल में ये मनी सप्लाई, उसके बाद आपका LM कर्व, IS कर्व, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब चीज से क्या फर्क पड़ता है। आप अगर देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ा तो इनकम डिक्रीज होगा, और अगर मनी सप्लाई बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। सो दिस वाज माय बेसिक इंपैक्ट ऑफ कौन सा, ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन IS एंड LM कर्व। अब चलते हैं इसका लास्ट, आज के लिए जो लास्ट होगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ISLM
इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। देखो सबको मालूम है आईएस और एलएम का जहां पे कट करेगा वही मेरा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, वो तो मालूम है, बट क्यों देखते हैं। भाई जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं दैट इज माई आर ई वाई ई, फिर आर ई कॉमा वाई ई आर द इक्विलिब्रियम rate of interest and income for which goods market and money market are in इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम पे, क्या मतलब कि जितना गुड मैं डिमांड कर रहा हूँ उतना गुड सप्लाई में हो रहा है, और ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम है जहां पे जितना मैं मनी डिमांड कर रहा हूँ उतना ही डिमांड हो रहा है। मतलब ओवरऑल जनरल अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरा जो देश है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, वो जो देश है मेरा मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और ये जो है ये मेरा यूनिक है, ये मेरा यूनिक है। क्या जो पॉइंट ई है दिस इज यूनिक एंड स्टेबल एंड द रीजन बीइंग, देखते हैं कैसे, देख क्यों ये यूनिक है। लेट अस गो टू दिस पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए। द पॉइंट ए इज, देखते कहां पे, आईएस कर्व के किस साइड है, आईएस कर्व के आपके इस साइड है, मतलब आपका राइट साइड पे। आईएस कर्व के राइट साइड में मतलब क्या है, एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट, और एलएम कर्व के कौन से साइड में है, एलएम कर्व के भी राइट साइड में, उसका मतलब है एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं ये कैसे ठीक होता है, ये कैसे ठीक। सबसे पहले तो आईएस कर्व के देखते हैं, क्योंकि एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके चलते क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है उसके चलते क्या होगा। देखो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसका मतलब अब लोगों को कम हायर किया जाएगा, कम लेबर को हायर किया जाएगा। जब कम लेबर को मैं हायर कर रहा हूं उसका क्या मतलब है कि सबका इनकम डिक्रीज हो रहा है। तो तो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट में जैसे ही इनकम धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है, इनकम जैसे मेरा डिक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो भी डिक्रीज होता है, जिसके चलते धीरे धीरे करके आपका जो एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो कैसे होगा, जब कि ना आप आपके इनकम को डिक्रीज करोगे। और इनकम कैसे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यू वोंट बी हायरिंग एनी मोर लेबर्स। जब आप लेबर्स को हायर नहीं करोगे तो लेबर्स को इनकम नहीं मिलेगा, जब लेबर्स को इनकम नहीं मिलेगा उसके चलते बहुत लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और जैसे ही एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्पाइरल इफेक्ट है ऑफ इंक्रीजिंग इनकम एंड डिक्रीजिंग इनकम वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते इनकम डिक्रीज होगा। तो गुड्स मार्केट में हो गया। चलो अब देखते हैं कि हम लोग इस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा फिर से। अब हम लोग देखते हैं कि ईडीएम है, मतलब एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट। जैसे ही एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चक्कर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चक्कर में बहुत लोग अब क्या करेंगे, कैश होल्ड नहीं करेंगे, कैश डिमांड नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, उसको बैंक में रखने की कोशिश करेंगे, बैंक में रखने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज होगा, जिसके चलते एक्सेस डिमांड ऑफ मनी भी डिक्रीज होगा, ताकि वो जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो इफ आई एम इन द पॉइंट ए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा इनकम को डिक्रीज करना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, सच दैट आई कम बैक टू द ओरिजिनल लेवल। एंड इट इज फॉर ऑल द पोजीशंस, सिर्फ मैं भैया इस पॉइंट के लिए नहीं,
अगर आप इस पॉइंट पे भी हो, अगर आप इस पॉइंट पे भी हो, क्या मतलब है, मनी मार्केट आपका इक्विलिब्रियम पे है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इनकम डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, लेट्स एट दिस पॉइंट बी, तो क्या है, एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट है, बट एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट है। क्यों, क्योंकि अब ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कौन है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई LM कर्व। तो मुझे क्या करना है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे मेरा इनकम को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट है तो इनकम डिक्रीज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इनकम को डिक्रीज कराया। और एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट है, बहुत ज्यादा सप्लाई है मनी मार्केट में, ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को डिमांड करना पड़ेगा, टू रिमूव द सप्लाई, डिमांड भी करना पड़ेगा, डिमांड को इंक्रीज कराना पड़ेगा। और डिमांड कैसे इंक्रीज करेगा, डिमांड आपका इंक्रीज करेगा थ्रू डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, तो लोग क्या करेंगे, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, लोग बोलेंगे अच्छा है मैं कैश रखता हूं, बैंक में पैसा नहीं रखूंगा, जिसके चलते आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से आपका एक्सेस सप्लाई मनी मार्केट विल आल्सो। अब बहुत जन को दिक्कत हो सकती है कि भैया यहाँ पे तुम लोग को ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी एक फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपका इनकम को डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इनकम को डिक्रीज कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज आल्सो डिक्रीजिंग। हाँ एकदम सही बात, बट आपका जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, मतलब ये जितने से कम कर रहा है, लेट्स से ये अगर 5 से डिक्रीज कर रहा है तो आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कर रहा है लेट्स से 20 से, तो इसका मतलब कि जो एक्सेस सप्लाई है वो भी इधर आ जा पा रहा है, और जो डिक्रीज इन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो भी इसके अंदर आ जाते, ताकि ओवरऑल एक्सेस सप्लाई ना हो। मतलब लेट्स से अगर टोटल डिमांड थोड़ा सा कम रहा है क्योंकि इनकम कम है, थोड़ा सा कम, बट स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इतना ज्यादा बढ़ गया ताकि वो एक्सेस सप्लाई को भी अपने मतलब अपने अंदर ठीक कर सकते हैं, और जो टोटल डिमांड थोड़ा सा कम था ड्यू टू आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी वो भी आ जाए। ठीक है, ताकि ओवरऑल में आपका एक्सेस सप्लाई मनी मार्केट कम हो जाए। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस से इफ आई एम एट पॉइंट सी, अगर मैं पॉइंट सी में हूं तो क्या है, एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट है। ठीक है, और सॉरी एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट है, एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट। अगर एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट है तो क्या होगा, तो मुझे इनकम बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, मैं ज्यादा से ज्यादा लोग लाऊंगा, जितना ज्यादा मैं लेबर, क्योंकि डिमांड ज्यादा प्रोडक्ट का तो मैं लेबर लाऊंगा, लेबर को काम मिलेगा, लेबर को काम मिला तो उसको पैसा मिलेगा, वो पैसा वो खर्चा करेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो इनकम इंक्रीज किया, इनकम इंक्रीज किया। बट एक्सेस सप्लाई मनी मार्केट है तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड लास्ट इफ आई एम एट पॉइंट डी, इसका मतलब एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट, सॉरी एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट एंड एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट। तो इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम को इंक्रीज कराना पड़ेगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो अगर आप देखो ओवरऑल में देयर इज अ स्पाइरल इफेक्ट, देयर इज अ स्पाइरल इफेक्ट गोइंग ऑन व्हिच लीड्स यू टू दिस पॉइंट ई। मतलब कुछ भी हो आप धीरे 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 करके स्पाइरल इफेक्ट होते 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 आप कहाँ पे आओगे, पॉइंट डी में आओगे। ठीक है, समझ में धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, पहले आप इस पॉइंट पे थे, फिर आप इस पॉइंट पे आए, कम हुआ, फिर आप इस पॉइंट पे आए, फिर आप इस पॉइंट पे आए, ऐसे ऐसे करते 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 अब धीरे धीरे करके स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। सो ये आपका आईएसएलएम का इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका जो इफेक्ट होने वाला है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का वो करेंगे। एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मल्टीप्लायर वाला पार्ट देखेंगे। कौन सा वाला पार्ट, कि कैसे टैक्स रेट को अगर मैंने इंक्रीज या डिक्रीज करा कितना से मेरा इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और अगर मैंने मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया उससे मेरा कितना से मेरा इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो देखेंगे। ठीक है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थैंक यू।